मेरगढ़ की बात है, जहां राजा वीरेंद्र का शासन था। वह अहंकारी और हृदयहीन था, जिसे केवल अपना कोष भरने की फिक्र थी। उसका विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी राजा अपनी बेटी ऐसे क्रूर व्यक्ति को न देता। पड़ोसी राज्यों के राजा भी उसे किसी उत्सव में नहीं बुलाते थे। वीरेंद्र का वफादार मंत्री धीरेंद्र था। धीरेंद्र की पत्नी सुशीला दयालु थी और अक्सर पति से राजा को प्रजा के प्रति संवेदनशील होने को कहती थी। सुशीला कहती, महाराज को समझाइए कि प्रजा को न सताएं, उनकी बद्दुआ राज्य के लिए ठीक नहीं। धीरेंद्र बोला, मैं राजा के सामने एक साधारण सेवक हूं। अगर मैंने सच कहा तो वे मुझे पद से हटा देंगे और दंडित करेंगे। इसलिए उनकी हां में हां मिलाना ही बुद्धिमानी है। सुशीला ने कहा, ऐसा उपाय करें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। धीरेंद्र ने कहा, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें व्यर्थ हैं। तुम क्यों अपना जीवन संकट में डाल रही हो? सुशीला ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं तो बस प्रजा के कल्याण के लिए सोच रही थी। राजा वीरेंद्र क्रूर था और उसमें दया का अंश भी न था। वो प्रजा से 2 गुना लगान वसूलता था। यदि कोई लगान देने में असमर्थ होता तो राजा उसका सारा धन छीन लेता था। धीरेंद्र को राजा के आदेश मानने पड़ते थे, पर धीरे धीरे वो भी कठोर होता गया। अगले वर्ष मेहरगढ़ में भीषण वर्षा हुई। सारी फसलें नष्ट हो गईं। प्रजा के पास लगान देने को कुछ न बचा। जब धीरेंद्र लगान लेने गया तो लोगों ने रो रो कर अपना दुख बताया। सब भूख से व्याकुल थे और राजा से सहायता की आस लगाए थे। धीरेंद्र ने राजा से कहा, महाराज, बारिश से फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों के पास कुछ नहीं है, वे लगान कैसे देंगे? इस समय हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा क्रोधित होकर बोला, धीरेंद्र, क्या तुम होश में हो? मैं राजा हूं, प्रजा की मदद कैसे करूं? मेरा काम कर लेना है। बारिश मैंने नहीं करवाई, ये प्रकृति का काम है। यदि किसानों को प्रकृति से कष्ट हुआ तो मैं क्यों दोषी? सबको हर हाल में कर चुकाना होगा। उसने चेतावनी दी, यदि तुमने दया दिखाई तो मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा। धीरेंद्र ने क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझसे त्रुटि हुई, मैं लोगों की खाल खींच कर भी लगान वसूलूंगा। धीरेंद्र को अपनी नौकरी प्यारी थी। उसने नगर में घोषणा करवा दी कि चाहे कुछ भी हो, मेहनत करो, मजदूरी करो या चोरी करो, राजा का कर भरना ही होगा। सबको 1 माह का समय दिया गया, अन्यथा उनकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। धीरेंद्र जानता था कि प्रजा कर नहीं दे पाएगी। चिंतित होकर वो अपनी पत्नी के पास गया। धीरेंद्र ने सुशीला को सारी बात बताई और कहा, आज मेरा मंत्री पद जाते जाते बचा है। राजा अब प्रजा की खाल से भी लगान वसूलना चाहता है। मुझे पता है कि प्रजा कर नहीं दे सकती, फिर भी मैंने 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया है। यदि प्रजा ने कर ना दिया तो राजा मुझे दरबार से निकाल देगा। यही चिंता मुझे खाए जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इस अज्ञानी और घमंडी राजा से कैसे निपटूं और उसे कैसे समझाऊं कि प्रजा दुखी है और लगान नहीं दे सकती। तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ। सुशीला ने कहा, स्वामी, आपने एक बात पर गौर नहीं किया कि राजा इतना निष्ठुर क्यों है? क्योंकि उसकी कोई रानी नहीं, ना कोई परिवार। जिसका परिवार होता है उसके मन में प्रेम और करुणा होती है। मेरी मानिए तो आप राजा का विवाह करवा दीजिए। जब उसका घर बसेगा, पत्नी आएगी, तो वो अपने स्नेह और व्यवहार से राजा का हृदय जीत लेगी और ये अहंकारी राजा सदा के लिए सुधर जाएगा। धीरेंद्र ने कहा, प्रिय, तुम जानती हो कि ऐसे मूर्ख और घमंडी राजा को कौन सा राजा अपनी बेटी देगा? हमारे राजा को तो किसी राजकुमारी के स्वयंवर में भी नहीं बुलाया जाता, क्योंकि सबको पता है कि हमारा राजा कितना सनकी है। सुशीला ने कहा, हमारे राजा का विवाह किसी राजकुमारी से करवाने की क्या आवश्यकता है? मेरी मानिए तो हमारी प्रजा में से ही किसी लड़की को राजकुमारी बनाकर राजा के सामने पेश कर दीजिए। आप ऐसी किसी योग्य लड़की की तलाश कीजिए जो राजकुमारी बनने को तैयार हो। फिर आपका ही लाभ होगा, क्योंकि वो रानी बनकर आपके ही पक्ष में काम करेगी। धीरेंद्र को सुशीला की बात जच गई। वो बोला, प्रिय, सचमुच तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। मैं कल ही किसी ऐसी लड़की की खोज करता हूं जो राजकुमारी बनने लायक हो। वो राजकुमारियों जैसे वस्त्र पहने, उसके हाव भाव भी राजकुमारियों जैसे हों। इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सुशीला ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं 1 सप्ताह में ही उस लड़की को रानियों के सारे गुण सिखा दूंगी। उसी शाम धीरेंद्र प्रजा के बीच गया और कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, यदि आप लोग इसी तरह डरते रहे तो राजा हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग राज दरबार की सत्ता में भागीदार बने। लोगों ने कहा,
मंत्री जी, हम भला राज दरबार में कैसे भागीदार बन सकते हैं? धीरेंद्र बोला, राजा के पास कोई रानी नहीं है। यदि आप लोगों में से ही किसी की बेटी राजा की रानी बन जाए तो फिर आप लोगों की पहुंच राज दरबार तक हो जाएगी। रानी यदि प्रजा के बीच से होगी तो वो कभी भी प्रजा पर अत्याचार नहीं होने देगी। वो हमेशा प्रजा के कल्याण की ही बात करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ही बीच से किसी ऐसी लड़की की तलाश कर लें जो राजकुमारी बनने के योग्य हो। उस लड़की को राजकुमारी जैसा बनाने का काम आप मेरी पत्नी पर छोड़ दीजिए। आपके पास 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में आप किसी राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की को मेरे सामने लेकर आइए। राजकुमारी बनने के लिए कई लड़कियां तैयार हो गईं। धीरेंद्र ने उनमें से एक लड़की रत्ना को चुना और उसे अपने साथ घर ले गया। धीरेंद्र की पत्नी ने उस लड़की को पहले राजकुमारियों जैसे वस्त्र पहनाए, फिर उसे राजकुमारियों जैसा रहन सहन और खाने पीने के तौर तरीके सिखाए, फिर उसे राजकुमारियों की तरह बात करने का ढंग समझाया। इस पूरी प्रक्रिया में 10 दिन लग गए। रत्ना का नाम बदलकर राजकुमारी नैना कर दिया गया। अब वो राजा के दरबार में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तब धीरेंद्र ने उसे समझाया, राजा के सामने मैं कहूंगा कि तुम मुझे जंगल में मिली हो, लेकिन राज दरबार में किसी के भी सामने मेरे बारे में कुछ मत कहना। जब राजा तुमसे परिचय पूछे तो अपना नाम राजकुमारी नैना बताना, भूल कर भी अपना असली नाम रत्ना मत बताना। यदि राजा पूछे कि तुम किस राज्य की राजकुमारी हो तो कहना कि तुम 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी नैना हो। अगर राजा ये पूछे कि तुम इतनी दूर से यहाँ कैसे आ गई तो बताना कि तुम्हारे पिता के पास तेज गति से चलने वाले कई समुद्री जहाज हैं। तुमने उनमें से एक जहाज पर बैठकर समुद्र की सैर करने का फैसला किया था, लेकिन जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुम बहकर इस राज्य में पहुंच गई। राजा से कहना कि वो तुम्हें या तो तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दे या फिर तुमसे विवाह कर ले। बाकी का काम मैं खुद संभाल लूंगा। धीरेंद्र राजकुमारी को लेकर राजा के दरबार में आ गया। धीरेंद्र की पत्नी ने उस लड़की को बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजाया था। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। राजा ने आज तक इतनी सुंदर राजकुमारी नहीं देखी थी। उसने धीरेंद्र से पूछा, मंत्री जी, ये राजकुमारी कौन है और आपके साथ कैसी आई? धीरेंद्र ने उत्तर दिया, महाराज, ये लड़की एक राजकुमारी है। ये मुझे हमारे राज्य के पश्चिम दिशा के जंगलों में मिली। ये अकेली और बहुत परेशान थी, इसलिए मैं इन्हें दरबार में आपके पास लेकर आया हूं ताकि आप इनकी कुछ सहायता कर सकें। राजा ने पूछा, ये किस राज्य की राजकुमारी हैं और इनके पिता कौन हैं? अब राजकुमारी बनी लड़की ने कहा, महाराज, मेरा नाम राजकुमारी नैना है। मैं 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी हूँ। इसके बाद राजकुमारी ने वही सब बातें कही जो योजना के अनुसार धीरेंद्र ने उसे समझाई थीं। उसकी सारी बातें सुनकर राजा ने कहा, बताइए राजकुमारी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजकुमारी ने उत्तर दिया, महाराज, या तो आप मुझे मेरे माता पिता के पास पहुंचा दीजिए या फिर मुझसे विवाह कर लीजिए। राजा ने धीरेंद्र की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, आप बताइए कि हम इस राजकुमारी की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? धीरेंद्र बोला, महाराज, इस राजकुमारी को इनके राज्य तक पहुंचाना तो संभव नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप इस राजकुमारी से विवाह कर लें। ये सूरत और सीरत दोनों में ही अत्यंत गुणवान है, और फिर हमारे महल में भी रानी नहीं है। रानी के बिना ये महल सूना पड़ा है। राजा ने कहा, मंत्री जी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मुझे भी एक रानी की कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं राजकुमारी नैना से विवाह करने के लिए तैयार हूं। आप अभी जाकर पंडित जी को बुलाकर लाइए। ये शुभ कार्य अभी और इसी समय होना चाहिए। धीरेंद्र बोला, महाराज, पंडित को बुलाने की क्या आवश्यकता है? राजगुरु तो दरबार में आने ही वाले हैं। वे ही इस शुभ कार्य को संपन्न करवा देंगे। उसके बाद आप अपनी इच्छा से दान पुण्य कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर यदि महारानी जी की कोई इच्छा हो तो उसे भी पूरा कर दीजिए। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यदि हमारी रानी की कोई इच्छा है तो मैं उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब धीरेंद्र ने रानी से कहा, महारानी जी, अब तो आप इस राज्य की महारानी बन गई हैं। यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो आप महाराज से मांग सकती हैं। राजकुमारी बोली, महाराज, मेरे मन में हमेशा से यही इच्छा रही है कि जब भी मेरा विवाह होगा तो मैं अपनी प्रजा का कर 5 साल के लिए माफ कर दूंगी। राजा चौंक कर बोला, महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? हम अपनी प्रजा को इतनी छूट कैसे दे सकते हैं? इस तरह से प्रजा के लोग आलसी हो जाएंगे। यदि आप 1 साल के लिए कर माफ करने को कहती तो मैं तैयार था।
रानी मुस्कुराकर कहने लगी, महाराज, अब तक मेरी 5 बहनों का विवाह हो चुका है और वे जिस भी राज्य में ब्याही गई हैं, वहां के राजाओं ने अपनी मर्जी से रानी की बात मानी है। आपको नहीं माननी तो कोई बात नहीं। ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई और आप जैसे कंजूस राजा से मेरा विवाह हो गया। राजा तुरंत बोला, नहीं रानी, आप निराश ना हो। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मैं अवश्य ही उसे पूरा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि अगले 5 साल तक प्रजा से कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। धीरेंद्र ने राजा की इस घोषणा से प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। मंत्री की बुद्धि की प्रशंसा होने लगी। धीरेंद्र ने मन ही मन सुशीला को धन्यवाद दिया, जिससे राज्य और राजा दोनों का भला हुआ। फिर राजा ने धीरेंद्र से कहा, मंत्री जी, आप प्रजा में ये ऐलान करवा दीजिए कि अगले 5 वर्षों तक कोई कर नहीं वसूला जाएगा। ये सुनकर रानी बहुत खुश हुई और धीरेंद्र की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसकी चाल पूरी तरह सफल हो गई थी। लेकिन ये चाल किसी बुरे उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए थी। अब तो राजा भी बहुत खुश था। वो कई वर्षों से विवाह करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था, और अब उसका विवाह स्वयं ही हो गया, वो भी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के साथ। वो घमंडी राजा अब रानी के प्रेम में पूरी तरह खो गया था। उसे पहली बार पता चला कि प्रेम ही सबसे मधुर अनुभूति है। इधर धीरेंद्र ने पूरे नगर में यह ऐलान करवा दिया कि राजा ने अपने विवाह की खुशी में रानी की बात मानकर 5 वर्षों के लिए प्रजा का कर माफ कर दिया है। लेकिन अब एक समस्या थी, राज्य चलाने के लिए धन कहां से आएगा? यही चिंता राजा वीरेंद्र को सताने लगी। उसने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया, हम अपने खजाने में हुए इस घाटे को कैसे पूरा करें? धीरेंद्र बोला, महाराज, निराश होने की कोई बात नहीं है। हमारे राज्य के जंगलों में फल और लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जबकि हमारे पड़ोसी राज्यों में कोई भी जंगल नहीं है। यदि हम उन्हें लकड़ी और फल बेचना शुरू कर दें तो हमारे खजाने में धन आ सकता है। लेकिन राजा को धीरेंद्र की यह सलाह उचित नहीं लगी। उसे लगा कि उसका मंत्री अब बुजुर्ग हो चला है और उसकी बातें व्यर्थ हैं। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में अपने मंत्री से सलाह नहीं लेगा, बल्कि उसने ये भी विचार किया कि मंत्री को पद से हटा देना चाहिए और उसकी जगह किसी और को नियुक्त करना चाहिए। राजा वीरेंद्र ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और सुंदरगढ़ राज्य पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में गुप्तचरों ने सूचना दी, महाराज, राजा राजेंद्र अपनी छोटी बेटी के विवाह के लिए पूरे दलबल के साथ रत्नागढ़ राज्य जा रहा है। वो पूर्णिमा के दिन प्रस्थान करेगा और इस अवसर का लाभ उठाकर आप सुंदरगढ़ पर आक्रमण कर सकते हैं। इस युद्ध में बहुत कम नुकसान होगा, लेकिन आपको सुंदरगढ़ का पूरा खजाना मिल जाएगा। राजा वीरेंद्र को यह योजना बहुत उचित लगी। वो सुंदरगढ़ राज्य पर शासन नहीं करना चाहता था, उसे केवल वहां का खजाना लूटना था। आखिरकार वो दिन आ गया जब गुप्तचरों ने सूचना दी और कहा, महाराज, अब मार्ग पूरी तरह साफ है। राजा राजेंद्र अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ यात्रा पर निकल चुका है। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना को तैयार किया और सुंदरगढ़ पर अचानक आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने राजेंद्र के महल में प्रवेश कर सारा खजाना लूट लिया। जब राजा राजेंद्र रत्नगढ़ से लौटकर अपने राज्य पहुंचा तो उसका महल पूरी तरह से तबाह हो चुका था। खजाना पूरी तरह से खाली था। अब उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने तक के लिए धन नहीं बचा था। राजा वीरेंद्र इस विजय से बहुत प्रसन्न था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये लालच और बदले की आग उसे किस अंधकार में भविष्य की ओर ले जा रही थी। इस तरह से राजा राजेंद्र अब कंगाल हो चुका था। इधर राजा वीरेंद्र बहुत खुश था कि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। अब वो पूरी तरह निश्चिंत था। लेकिन धीरेंद्र को यह भली भांति पता था कि सुंदरगढ़ का राजा राजेंद्र इस अपमान को नहीं भूलेगा और निश्चित रूप से बदला लेने की फिराक में रहेगा। पहले धीरेंद्र हर विषय में राजा की हां में हां मिलाया करता था, लेकिन इस मामले में उसने चुप रहना ही उचित समझा। वो ये बात महारानी से भी नहीं कह सकता था, क्योंकि जब से वे गर्भवती हुई थीं, वे अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलती थीं और किसी भी गैर पुरुष को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। समय बीतता गया और वो दिन आ गया जब महारानी ने एक संतान को जन्म दिया। राजा को बड़ी उत्सुकता थी कि कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन जब दाई राजा के सम्मुख पहुंची तो वो बहुत उदास थी। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, दाई, तुम उदास क्यों हो?
मुझे ये बताओ कि महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? दाई बोली, महाराज, ऐसी बात नहीं है। असल में महारानी ने एक बहुत ही विचित्र बच्ची को जन्म दिया है। उसका मुख तो सामान्य बच्चों की तरह है, लेकिन उसका पूरा शरीर पत्थर का है। मैंने ऐसी संतान न कभी देखी न सुनी। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। जब वो रानी के कक्ष में गया तो देखकर दंग रह गया कि नवजात शिशु का केवल चेहरा ही जीवित था, जबकि बाकी पूरा शरीर पत्थर का था। राजा ने व्याकुल होकर कहा, रानी, हम इस विचित्र बच्ची का क्या करेंगे? रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, अब तो हमें इसे इसी अवस्था में पालना होगा। आगे जो भी होगा वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा। राजा को उम्मीद थी कि रानी कहेगी कि इस विचित्र बच्ची को जंगल में छोड़ दिया जाए, लेकिन जब उसने देखा कि रानी इस पत्थर की बच्ची को ही अपनी संतान मान रही है, तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। राजा सोचने लगा कि अगर उसने इस विचित्र बच्ची को महल में रखा तो सभी के सामने उसकी हंसी उड़ाई जाएगी। उसे लगा कि ऐसी बच्ची को महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ दिन बाद राजा का मन भारी रहने लगा। वो अपने विचारों से विचलित होकर मन बहलाने के लिए शिकार पर जंगल चला गया। जंगल में उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर युवती पर पड़ी। राजा उसके समीप गया और पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं? युवती मुस्कुराकर बोली, मैं एक राज्य की राजकुमारी हूं। मैंने राजा वीरेंद्र के पराक्रम और यश के बारे में बहुत कुछ सुना था। मैं उनसे विवाह करने की इच्छा रखती थी, इसी कारण मैं यहां आई थी। लेकिन यहां आकर मुझे पता चला कि राजा का विवाह पहले ही हो चुका है, और वो भी एक बहुत गरीब किसान की बेटी से। राजा चौंक गया। उसने तुरंत विरोध करते हुए कहा, देवी, ये बात असत्य है। मेरी रानी एक राजकुमारी है। युवती ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, ये सच नहीं है। आपकी पत्नी वास्तव में एक गरीब किसान रघुनाथ की बेटी है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप स्वयं जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यदि मेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए, लेकिन यदि यह सच निकला तो बताइए आप क्या करेंगे? राजा ने आवेश में कहा, अगर यह सच निकला तो मैं उसे महल से निकाल दूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। युवती ने आगे कहा, महाराज, अब यह भी जान लीजिए कि आपकी रानी का असली नाम राजकुमारी नहीं बल्कि रत्ना है। उसकी एक और बहन भी है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। राजा को इस बात पर संदेह हुआ। वो युवती को अपने साथ लेकर किसान रघुनाथ के घर जा पहुंचा। जब उसने वहां देखा तो उसे बिल्कुल अपनी रानी जैसी दिखने वाली एक लड़की नजर आई। राजा को क्षण भर के लिए यही लगा कि ये उसकी रानी ही है। किसान रघुनाथ ने जब अपने घर पर राजा को देखा तो डर के मारे कांपने लगा। राजा ने किसान को फटकारते हुए पूछा, तुम्हारी दूसरी बेटी रत्ना कहाँ है? किसान डर गया और उसने सच्चाई छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी बेटी रत्ना ही आपकी रानी है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारी योजना तो आपके मंत्री जी ने बनाई थी, वही मेरी बेटी को अपने साथ ले गए थे। अब राजा को पूरी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि धीरेंद्र ने उसे धोखा दिया था और किसानों का 5 साल का लगान माफ करने का षड्यंत्र भी उसी का था। राजा ने गुस्से में उस युवती से कहा, देवी, मैं अपनी शर्त हार गया हूं। अब आप ही मेरी महारानी हैं। मेरे साथ महल चलिए। वो लड़की तो इसी अवसर के इंतजार में थी। वो राजा के साथ महल चली गई। महल पहुंचते ही राजा क्रोधित हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया, मंत्री और रानी दोनों को कारागार में डाल दो और उस पत्थर की बच्ची को जंगल में फेंक दो। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया। उधर जंगल में भोलू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ लकड़ियां काटने आया था। जब वे दोनों घर लौट रहे थे तो उनकी नजर जंगल में पड़ी उस विचित्र बच्ची पर पड़ी जिसका सिर मनुष्य का और बाकी हिस्सा पत्थर का था। लकड़हारे ने अचरज से कहा, देखो तो ये कैसा विचित्र जीव है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लकड़हारे की पत्नी करुणा ने दया दिखाते हुए उस बच्ची को गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने बच्ची को छुआ वो अचानक एक सुंदर कन्या में बदल गई। करुणा चौंक कर बोली, अरे, आप इसे विचित्र जीव बता रहे थे, लेकिन ये तो किसी परी जैसी सुंदर बच्ची निकली। लगता है किसी ने इसे जंगल में छोड़ दिया है। दरअसल भोलू और करुणा धर्मप्रिय, सरल हृदय और सच्चरित्र स्वभाव के थे। उन लकड़हारा दंपति ने अपने जीवन काल में कभी कोई छल या बेईमानी नहीं की थी। उन्होंने हमेशा सत्य और ईमान की राह चुनी।
उनके पुण्य कर्मों के कारण ही बच्ची करुणा के हाथ में आते ही अपने पत्थर के रूप से मुक्त हो गई। उसने प्रसन्न होकर कहा, अब ये बच्ची ही हमारा सहारा बनेगी। हम इसे अपने घर ले चलेंगे और इसका लालन पालन करेंगे। वे दोनों उसे लेकर अपने घर आ गए। इधर राजा अपनी नई महारानी को लेकर महल पहुंचा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो युवती वास्तव में कोई और नहीं बल्कि सुंदरगढ़ के राजा की एक दासी थी, जो बदला लेने के लिए भेष बदल कर आई थी। महल में पहुंचते ही राजा ने घोषणा की, आज से ये हमारी नई महारानी है, इनके हर आदेश का पालन किया जाए। महल के सभी दास दासियों ने नई महारानी का स्वागत किया। कुछ दिन बाद नई महारानी ने राजा के भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी। राजा कई घंटों तक अचेत रहा। इस बीच नई महारानी ने अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को बुलाया और राजा का सारा खजाना उठवाकर सुंदरगढ़ ले गई। क्योंकि राजा का आदेश था कि रानी के हर आदेश का पालन किया जाए, इसलिए किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। कुछ घंटों बाद जब राजा को होश आया तो उसने अपना खजाना खाली पाया। क्रोधित होकर उसने महल के पहरेदारों और सेवकों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, आपकी नई रानी सारा खजाना लेकर चली गईं। आपने ही आदेश दिया था कि उनके हर आदेश का पालन किया जाए, इसलिए किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। अब राजा अपना सिर पीटने लगा। वो पछतावे से भर गया और तुरंत अपने राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु ने राजा की पूरी बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, राजन, ये सब तुम्हारे ही पापों का परिणाम है जो अब तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम्हारी पहली पत्नी और मंत्री तो तुम्हारी भलाई चाहते थे, लेकिन तुमने उनकी एक न सुनी। अब यही तुम्हारे कर्मों का फल है। राजगुरु ने आगे कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तुरंत अपने मंत्री और रानी को कारागार से मुक्त करवा दो, और वो बच्ची जिसे तुमने पत्थर समझकर जंगल में फेंक दिया था, वो अब भोलू नाम के एक लकड़हारे के पास है। लकड़हारे की पत्नी अत्यंत धर्मात्मा थी, इसीलिए उसके स्पर्श से वो बच्ची एक सामान्य बालिका में बदल गई है। अब तुम्हें जाकर अपनी नन्ही राजकुमारी को महल में वापस लाना चाहिए। साथ ही अपनी रानी और मंत्री से क्षमा मांग लो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। राजगुरु की बात मानकर राजा वीरेंद्र उसी समय लकड़हारे के घर गया। जब उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को देखा तो राजा ग्लानि से भर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। फिर राजा अपनी नन्ही परी जैसी बेटी को वापस ले आया। आभार स्वरूप राजा ने लकड़हारे को अपना सोने का हार भेंट कर दिया। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री और रानी को कारागार से रिहा कर दिया और उनके सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। राजा का हृदय परिवर्तन पूरी तरह से हो चुका था। अब उसे अपनी रानी या मंत्री से कोई शिकायत नहीं थी। फिर राजा ने अपनी नन्ही राजकुमारी को रानी को सौंप दिया और अपनी प्रजा के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जब तक मेरी रानी नहीं कहेगी तब तक प्रजा के किसी भी व्यक्ति से कर लगान नहीं वसूला जाएगा। इसके बाद राजा ने अपनी रानी और मंत्री की सलाह से कई वर्षों तक अपने राज्य पर न्याय और नीतियों के साथ शासन किया। प्रजा के लोग स्वयं अपनी खुशी से राज दरबार में धन और फसल का कुछ हिस्सा भेंट किया करते थे, जिससे प्रजा का संचालन बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। इस तरह राजा वीरेंद्र अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और साथ ही प्रजा के लोग भी अब सुख और शांति से रहने लगे।